आज हम लोग पराबैंगनी एवं दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं पराबैंगनी क्षेत्र 180 से 400 नैनोमीटर तक का होता है, 1800 से 4000 एंगस्ट्रॉम, और जो दृश्य क्षेत्र है वो 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर अर्थात 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तकनीक का सिद्धांत इस प्रकार से है, जब कोई भी अणु पर प्रकाश पड़ता है तो वो विशिष्ट तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में संक्रमण कर जाते हैं, उस प्रकाश को, उस ऊर्जा को अवशोषित करके, और इस कारण से हमें अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। जो एंटी बॉन्डिंग कक्षक है वो यदि सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा एक्साइटेड होगा, पाई बॉन्ड है तो पाई एक्साइटेड होगा, लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होता है। इसलिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या तो वो सिग्मा एक्साइटेड कक्षक में संक्रमण करते हैं अथवा पाई एक्साइटेड कक्षक में संक्रमण करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में होते हैं वो इस प्रकार से: सिग्मा से सिग्मा एक्साइटेड, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एक्साइटेड, पाई से पाई एक्साइटेड और नॉन बॉन्डिंग से पाई एक्साइटेड संक्रमण होते हैं। इन संक्रमणों से जो संबंधित ऊर्जा है सबसे अधिक, जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा एक्साइटेड संक्रमण करता है तो सबसे अधिक ऊर्जा लगती है, फिर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एक्साइटेड में संक्रमण करता है तब ऊर्जा लगती है, और फिर पाई से पाई एक्साइटेड संक्रमण में, और सबसे कम नॉन बॉन्डिंग से पाई एक्साइटेड में जब संक्रमण करता है तब ऊर्जा लगती है। क्योंकि सिग्मा से सिग्मा एक्साइटेड संक्रमण में जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो सबसे अधिक ऊर्जा लगती है, इसलिए जो जिस क्षेत्र में ये प्रकाश अवशोषित करता है या जो तरंगदैर्ध्य अवशोषित करता है वो बहुत छोटी होती है। फिर ये जो सामान्यतः यूवी रीजन में ये नहीं प्रकाश अवशोषित करते हैं, जिनमें सिग्मा से सिग्मा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, ये वैक्यूम यूवी क्षेत्र में छोटी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिए गए कि जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो अपनी ग्राउंड अवस्था में है उसका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है तो वो किस क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करता है। तो जब सिग्मा से सिग्मा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो वो वैक्यूम यूवी क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करता है। उदाहरण है इथेन 135 नैनोमीटर। और जब पाई से पाई एक्साइटेड संक्रमण होता है तो वो यूवी क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करता है। उदाहरण है इथिलीन 180 नैनोमीटर्स। फिर उसके बाद जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब संक्रमण करते हैं तो नॉन बॉन्डिंग से पाई एक्साइटेड जब संक्रमण होता है तो नियर यूवी या विजिबल दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण होता है। उदाहरण है नाइट्रोसोब्यूटेन 665 नैनोमीटर्स। और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एक्साइटेड में संक्रमण होता है तो फार यूवी क्षेत्र में प्रकाश अवशोषण होता है। उदाहरण के लिए मिथाइल आयोडाइड 258 नैनोमीटर्स। वे जो जिस तरंगदैर्ध्य अधिकतम तरंगदैर्ध्य पे वो प्रकाश अवशोषित करते हैं वो पदार्थ की संरचना पे तो निर्भर करती ही करती है, साथ में किस माध्यम में वो पदार्थ उपस्थित है, विलायक के पे भी निर्भर करती है और वातावरण पे भी निर्भर करती है कि पीएच कैसा है, विलायक की ध्रुवता कैसी है और समीपस्थ कौन से अणु उपस्थित है, ये सब प्रकाश अवशोषण को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जब प्रकाश अवशोषित करता है तो प्राय उसमें यदि वो यूवी विजिबल क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित कर रहा है तो पाई से पाई एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा, और कुछ में अगर केवल यूवी क्षेत्र में प्रकाश अवशोषण दर्शा रहा है तो पाई से पाई एक्साइटेड संक्रमण होगा, और यदि यूवी विजिबल दोनों तो पाई से पाई एक्साइटेड और नॉन बॉन्डिंग से पाई एक्साइटेड ट्रांजिशन होंगे। तो यहाँ पे बियर नियम का भी पालन होता है। बियर नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ द्वारा प्रकाश अवशोषण की मात्रा उसकी सांद्रता के समानुपाती होती है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी प्रकाश अवशोषकता बढ़ेगी। फिर क्रोमोफोर कंसेप्ट है। पुरानी डेफिनेशन ये कहती है कोई भी समूह जो कि किसी पदार्थ को रंग प्रदान करे उसे क्रोमोफोर कहते थे, पर मॉडर्न डेफिनेशन यही कहती है कोई भी पृथक सहसंयोजी रूप से जुड़ा हुआ
कोई भी पृथक सह संयोजी रूप से जुड़ा समूह जिसके कारण पदार्थ विशिष्ट अवशोषण दिखाता है या तो पराबैंगनी क्षेत्र में अथवा दृश्य क्षेत्र में, तो उसे हम क्रोमोफोर कहते हैं। उदाहरण है कार्बोनिल समूह, अम्ल, नाइट्रो समूह, एस्टर इत्यादि। क्रोमोफोर युक्त पदार्थों में जिनमें क्रोमोफोर समूह उपस्थित होता है उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई एक्साइटेड में संक्रमण करते हैं। उदाहरण है एसिटिलीन। क्रोमोफोर जिनमें पाई से पाई एक्साइटेड और नॉन बॉन्डिंग से पाई एक्साइटेड संक्रमण होता है। उदाहरण है कार्बोनिल। ऑक्सोक्रोम्स वो पदार्थ है जिनकी उपस्थिति लंबी तरंगदैर्ध्य के तरफ शिफ्ट कर देती है अवशोषण को। तो यदि पदार्थ यूवी क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित कर रहा है तो इस ऑक्सोक्रोम की उपस्थिति के कारण अब वो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करेगा। यहाँ पे इस ग्राफ के द्वारा यहाँ अवशोषकता है, यहाँ वेवलेंथ है, विभिन्न प्रकार के प्रभाव दिखाए गए। यदि उसी वेवलेंथ पे अधिक अवशोषकता दिखा रहा है तो इस प्रकार के प्रभाव को हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहेंगे। उसी तरंगदैर्ध्य पे कम अवशोषकता दिखा रहा है तो इस प्रकार के प्रभाव को हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहेंगे। लंबी तरंगदैर्ध्य की तरफ प्रकाश अवशोषकता ज्यादा हो रही है तो उससे बैथोक्रोमिक। छोटी तरंगदैर्ध्य की तरफ प्रकाश अवशोषण अब हो रहा है तो उसे हिप्सोक्रोमिक प्रभाव कहेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अवशोषक पदार्थ की अवशोषकता विभिन्न तरंगदैर्ध्यों पे मापी जाती है। जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसे मापते हैं उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और यदि केवल दृश्य क्षेत्र में माप रहे हैं तो कल्वीमीटर का उपयोग होता है। इस इंस्ट्रूमेंट के मुख्य घटक हैं प्रकाश ऊर्जा स्रोत। यदि यूवी विजिबल रेंज है तो ड्यूटेरियम लैंप यूवी क्षेत्र के लिए उपयोग में आता है और टंगस्टन फिलामेंट लैंप दृश्य क्षेत्र में आता है। और कल्वीमीटर में केवल टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है जो कि विजिबल क्षेत्र में कार्य करता है। मोनोक्रोमैटा जो है वो पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन को, जिसमें कई प्रकार की तरंगदैर्ध्य है, उनको एकल तरंगदैर्ध्य में, एक वर्णीय तरंगदैर्ध्य में परिवर्तित करने में सहायता करता है। क्यूवेट वो होता है जिसमें नमूना रखा जाता है और फिर संसूचक डिवाइस उपस्थित होते हैं जो पारगमित प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। वेवलेंथ सेलेक्टर्स जो कल्वीमीटर में है उन्हें हम फिल्टर कहते हैं, वो रंगीन कांच के बने होते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मोनोक्रोमैटा उपस्थित होता है। इसके निम्नलिखित घटक हैं। प्रवेश स्लिट है जो पतली बीम ऑफ लाइट को प्रवेश करने देती है। फिर कॉलीमेटिंग डिवाइस है जो कि जो रेज है उनको पैरेलल या समानांतर बनाने में सहायता करता है। फिर उसके बाद जो है ये समानांतर प्रकाश डिस्पर्सिंग डिवाइस में पड़ता है जो कि उस तरह प्रकाश को विभिन्न तरंगदैर्ध्य में परिवर्तित करने में या डिस्पर्स करने में सहायता करता है। फिर जो वेवलेंथ रिजॉल्विंग डिवाइस है वो प्रिज्म है जो कि प्रकाश को विभिन्न तरंगदैर्ध्य में परिवर्तित करेगा। हम सब जानते हैं विभिन्न रंग अलग अलग दिखने लगते हैं। फिर फोकसिंग लेंस या मिरर है जो कि नमूने पे एकल प्रकाश पुंज को, एक वर्णीय प्रकाश पुंज को फोकस करता है। फिर सैंपल कंटेनर्स क्यूबिक्स है, यदि दृश्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो कांच के बने होंगे और पराबैंगनी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो क्वार्ट्ज या फ्यूज सिलिका के, क्योंकि कांच पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। संसूचक जो है डिटेक्टर्स है वो 3 प्रकार के होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो एमिसिव ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट है। ये प्रकाश स्रोत है, फिर ये स्लिट है जिससे एक पतली बीम लाइट की मोनोक्रोमैटा पे पड़ती है जो विभिन्न तरंगदैर्ध्यों में से एक तरंगदैर्ध्य का चुनाव करता है, जिसके द्वारा वो हम डिटेक्टर I0 पे डालकर उसे 100% ट्रांसमिटेंसी पे, पारगम्यता पे सेट करते हैं। फिर वो नमूने पे प्रकाश वही वेवलेंथ पड़ती है और उसके बाद वो डिटेक्टर जो पारगमित प्रकाश की तीव्रता है वो डिटेक्टर संसूचित करता है। ये डबल बीम इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे अगर जरा भी प्रकाश में लाइट फ्लक्चुएशन होता है तो यहाँ हमारा परिणाम प्रभावित हो जाता है। डबल बीम इंस्ट्रूमेंट में ये प्रकाश स्रोत है, ये मोनोक्रोमैटर है। यहाँ पर हाफ मिरर के द्वारा डिटेक्टर I0 पे हम 100% ट्रांसमिटेंसी सेट करते हैं और फिर अपना रेफरेंस जिसकी तुलना में नापना है वो सैंपल रखते हैं और मतलब रेफरेंस रखते हैं और ब्लैंक और सैंपल यहाँ रखते हैं और दोनों पर एक साथ प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएशन होने पर भी
दोनों के लिए बराबर से होगा। इन दोनों की रीडिंग माइनस करके बीम सिलेक्टर जो है हमें परिणाम देता है, जो कि डिटेक्टर हमें दिखाता है। तो यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएशन का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के निम्नलिखित यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग इस प्रकार से। दृश्य एवं यूवी स्पेक्ट्रा जो है उससे हम किसी भी पदार्थ की पहचान कर सकते हैं, और अगर वो मिश्रण में भी उपस्थित है जैसे कि जैविक नमूने में, तब भी पहचान हो सकती है। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए इनका उपयोग होता है। बियर नियम का पालन करते हैं, इसलिए हम किसी भी पदार्थ की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। एंजाइम मापन में किसी भी एंजाइम क्रिया की दर को नाप सकते हैं। अणुभार ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। सिस्टर्स आइसोमेरिज्म में पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। अशुद्धियां ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। टर्बिडिटी और नेफ्रोमेट्री के द्वारा हम वृद्धि वक्र माप सकते हैं बैक्टीरिया का, और डिफरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम दो पदार्थों की तुलना भी कर सकते हैं।